Hello everyone, I am Shreya. Welcome to Adda 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our previous chapter केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स प्यारे बच्चे हमारे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें हम लोग कंसेप्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी आती है एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर की। चलिए एक बार देख लेते हैं कि हमने एनसीईआरटी के कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, कंसेप्ट बेसिस पर हमने क्या क्या डिस्कस किया हुआ है और अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर बात की जाए हमारे सबसे पहले लेक्चर की यानी लेक्चर नंबर 1 की, तो उसमें हमने केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में डिस्कशन किया, यानी कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन टॉपिक को हमने कंप्लीट किया। सेकंड लेक्चर में फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस किया। थर्ड में हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस के बारे में बताया, जिसमें प्यारे बच्चे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ का थोड़ा सा पार्ट जितना आपके एनसीईआरटी में था एग्जांपल बेसिस बताए, और साथ में जीरो ऑर्डर एंड हाफ लाइफ के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट आपके टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शंस को डिस्कस किया कि आपकी जो केमिकल रिएक्शंस की रेट होती है वो किस तरीके से टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हो सकते हैं। कोलिजन थ्योरी के बारे में डिस्कस किया कि किस तरीके से जब रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल कोलाइड्स होते हैं तो उनका कोलिजन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड करता है। तो किस तरह से आपका केमिकल रिएक्शंस आपके कोलिजन पर डिपेंड करती है, यानी कि आपकी जो इसकी कोलिजन थ्योरी है इसको हम लोगों ने सेशन में डिस्कस किया। प्यारे बच्चे अब बारी आती है हमारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर की। जितने भी तरह के क्वेश्चन आंसर आपकी इस चैप्टर से बन सकते हैं, मैं आपके लिए विद आंसर क्वेश्चंस को लेकर आई हूं। चलिए उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर हमारे सामने है, क्या कह रहा है, फॉर द रिएक्शन R and P, मतलब एक रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज, the concentration of reactant change from 0.03 molar to 0.02 molar in 25 मिनट, यानी कि आपको कॉन्सेंट्रेशन और टाइम दोनों दिया गया है। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, हमको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना है यूजिंग यूनिट्स ऑफ टाइम बोथ इन मिनट एंड सेकेंड। मिनट और सेकेंड में हमको इसका कैलकुलेशन दिखाना है। तो गाइज देखो जरा, एवरेज रेट हमारा क्या होगा, हमने RAV जो आपको ग्राफ समझाए थे, एक ये ग्राफ समझाया था और एक ये ग्राफ समझाया था। तो ये जो था वो आपका था रिएक्टेंट के बीच में और ये वाला था आपके प्रोडक्ट के बीच में, टाइम और प्रोडक्ट के बीच में। तो टाइम और रिएक्टेंट की बात हो रही है, यानी कि इस ग्राफ की बात हो रही है। और इस ग्राफ का R एवरेज कितना होता था, डेल्टा R ओवर डेल्टा T इन माइनस, राइट। तो बस हमने वही फॉर्मूला लगा दिया, डेल्टा R ओवर डेल्टा T माइनस। अब आपको पता है कि डेल्टा मतलब डिफरेंस इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच का जो डिफरेंस है, जितना रिएक्टेंट आपका खर्च हो चुका है उसके बारे में, यानी कि एक सेक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब इस सेक्शन को मैंने आपके R2 माइनस R1 ओवर T2 माइनस T1 से शो कर दिया। T2 माइनस T1 ये वाला सेक्शन हो गया और R2 माइनस R1 ये वाला सेक्शन हो गया, राइट। कॉन्सेंट्रेशन लिख दी 0.02 और 0.03 अपॉन 25 मिनट। अब गाइज इसका डिफरेंस आया माइनस 0.01, ऊपर से बाहर से भी माइनस है, इसका मतलब प्लस में कन्वर्ट हो गया। कैलकुलेट करने पर वैल्यू आई 4 × 10⁻⁻⁴ m मिनट इनवर्स। अब इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 6.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 m S इनवर्स, यानी कि आपका क्या हो गया, मोलर सेकेंड इनवर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ रिएक्शन, एक आपकी रिएक्शन हो रही है जिसमें आपके 2A रिएक्टेंट्स है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। 2A रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। आपसे बोला गया है जो आपका A का कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होता है, कब, फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर से 0.4 मोल पर लीटर तक कितने मिनट में, 10 मिनट में। सेम वैसे ही क्वेश्चन बन रहा है एक बार फिर से। अब आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ ड्यूरिंग दिस इंटरवल, इस सेक्शन के बीच का जो आपका रेट है उसको आपको कैलकुलेट करना है। अब गाइज इसको जब मैं डिस्कस करूंगी तो आपके प्रोडक्ट की बात हो रही है, आई थिंक देख लेती हूँ पहले, नहीं रिएक्टेंट की ही बात हो रही है। तो फिर से वही वाला ग्राफ आ गया है ना। हमको पता है डेल्टा R एवरेज क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 ओवर T2 माइनस T1 हो जाएगा, राइट। तो इससे हमने निकाल देना है। अब आपको लिखा है 2A, तो मतलब ये हो जाएगा 1/2A,
क्या हो जाएगा 1/2 है। तो बस 1/2 डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी, तो आपकी वैल्यू हो गई A2 माइनस A1 की। तो A2 माइनस A1 की वैल्यू A2 माइनस A1 आपने पुट कर दिया अपॉन T2 माइनस T1 की 10 मिनट, तो 10 मिनट रख दिया। कैलकुलेट करने पर आया 0.1 अपॉन 20 है ना। जब इसे और कैलकुलेट करोगे तो आएगा 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोलर मिनट इनवर्स, और ये आपका हो गया इसका आंसर, यानी कि एवरेज रेट आपका क्या आया 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फॉर अ रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन दी है। क्या रिएक्शन है, ए और बी रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ए और बी रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ध्यान से देख लो ठीक है। अब देखो, द रेट लॉ इज द गिवन बाय स्मॉल r इक्वल टू के ए हाफ और बी स्क्वायर। तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। आपको क्या दिया हुआ है, हमको रेट लॉ यानी कि r की वैल्यू दी है। क्या है, r कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर हाफ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर स्क्वायर, बी का स्क्वायर। अब आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो रेट लॉ क्या होता है, आर ए हाफ एंड ए का अंडर रूट ए ओवर बी स्क्वायर होता है। यस, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 1/2 एंड 2, राइट। तो मतलब 1 रेज टू 2, ठीक है। अब देखो इसे और सिंपल करोगे तो क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। तो गाइज आपके इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे आई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब आपकी जो पावर है या फिर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको आपने ऐड करना होता है। अब जैसे मान लो कोई आपके होता ए बी बी बना रहे होते सी है ना, तो आपका क्या है एक्टिव मास ऑफ C ओवर एक्टिव मास ऑफ A ओवर एक्टिव मास ऑफ B, यही है ना। तो जो आपके ये कोएफिशिएंट्स हैं ये आपका आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बस आपने उनको ऐड किया कोएफिशिएंट्स को और आपका वैल्यू आ गया 2.5। नेक्स्ट देखो, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल, आपके मॉलिक्यूल दिए हैं X और Y, ठीक है। एक कन्वर्जन हो रहा है मॉलिक्यूल X का Y में, फॉलो सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X इज इंक्रीज टू 3 टाइम, अगर जो आपका X का कॉन्सेंट्रेशन है ये 3 गुना इंक्रीज हो जाए, हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Y, तो ये कैसे आपके Y के फॉर्मेशन के कॉन्सेंट्रेशन को अफेक्ट करेगा जब आपका X Y में कन्वर्ट होगा। तो गाइज आपका इसका रेट लॉ क्या बनेगा, हमने बोला कि 3 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। उससे पहले क्या था, ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इसका मतलब स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके रेट आ जाएगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X का स्क्वायर, क्योंकि आपके सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने बताई है। क्या बताइए, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, राइट। अब देखो, अगर X इज इंक्रीज 3 टाइम, अगर आपका X 3 गुना बढ़ रहा है तो द न्यू रेट इज, तो आपका न्यू रेट क्या हो जाएगा K3x स्क्वायर, है ना। K3x स्क्वायर आपका न्यू रेट आ जाएगा। अब गाइज मतलब क्या आ गया, आपकी वैल्यू आ गई 9kx स्क्वायर और ये आपका रेट आ गया। दस रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 9 टाइम्स, तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो गया, इसका 9 टाइम्स हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप रेट ऑफ फॉर्मेशन है वाइफ का वो आपका x का 9 गुना होगा। क्या होगा, x का 9 गुना होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक आपकी रिएक्शन हो रही है जो कि फर्स्ट ऑर्डर में हो रही है, हैज रेट कांस्टेंट, और आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है 1.15 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स, ये आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट, कितना आपका जो रिएक्टेंट है 5 ग्राम, ये कब तक आपके रिड्यूस होके 3 ग्राम में रह जाएगा। मतलब आपको क्या बताना है, इसका 5 ग्राम आपका रिड्यूस होकर 3 ग्राम में रह रहा है। समझ पा रहे हो आप, मतलब आपको टी की वैल्यू निकालनी है, ठीक। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर के पहले फॉर्मूले को देख लेते हैं। तो गाइज ए नॉट की वैल्यू हमको दी है 5 ग्राम, कितनी दी है 5 ग्राम। दूसरा हमसे बोला है कि बाद में ए आपका एक पर्टिकुलर टाइम के बाद 3 ग्राम रह जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू हो गई 3 ग्राम, ठीक है। के की वैल्यू रेट कांस्टेंट हमको दिया हुआ है 1.15 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकाले तो क्या आएगा,
T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट ओवर ए नॉट ओवर ए, यानी कि 2.303 अपॉन के की वैल्यू 1.15 इंटू 10 की पावर -3 लॉग 5/3 log 5/3। तो गाइस 5/3 का मतलब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं log 5 माइनस log 3, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। और आप चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होगी इसकी, आप लगा देना। तो बस वही किया हमने, इसको सॉल्व किया तो आई इसकी वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 3 log 1.667। तो 1.667 की अगर बात हो रही है, इसकी आपको log की वैल्यू लगानी है। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो 1.667 की log की वैल्यू आपके टेबल में दी गई होगी। गाइस सॉल्व करने पर इसका कंप्लीट वैल्यू आएगी 443.8, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 444 सेकेंड। तो ये आपका इसका टाइम आ गया। क्लियर। और ये थी हमारी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो चाहे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाए, सेकंड ऑर्डर आ जाए, जीरो ऑर्डर आ जाए, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करो और आंसर पाओ। सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखो, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SOCl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 60 मिनट। कि आपके SOCl2 को डिकम्पोज करने के लिए, आधा डिकम्पोज करने के लिए 60 मिनट आपके टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर। इफ द डिकम्पोजिशन इज अ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपका जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसे हम कैलकुलेट करें, किसमें कैलकुलेट करें द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन में, तो गाइज आपके फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की आपकी वैल्यू क्या होगी, हमको क्या करना है, रेट कांस्टेंट को फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की आपकी वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं टी हाफ के लिए, है ना, टी हाफ के लिए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ, तो टी हाफ के लिए फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, है ना। तो बस हमने लगा दिया k इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, और टी हाफ की वैल्यू हमको 60 मिनट दी है। 60 मिनट वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया तो आ गया 1.155 इंटू 10 की पावर -2 मिनट इनवर्स, और इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 1.925 इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड इनवर्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एंड इंक्रीज द 10K इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर फॉर 298 केल्विन। जो आपका केमिकल रिएक्शन है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट है वो डबल हो रहा है। कब, जब आप इसे इंक्रीज कर रहे हो उसका टेम्परेचर 10K, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से 10K इसके टेम्परेचर को इंप्रूव कर रहे हो फ्रॉम 298, है ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर 298, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, EA की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। गाइज अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, T1 हमको दिया है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, T2 10 उसमें और ऐड कर दो यानी कि 308 केल्विन। K1 आपका किसके बराबर है, K के बराबर है, और K2 हमारा दुगना है। क्या है, दुगना है, K का दुगना है। तो हमने K2 को क्या कर दिया, K का दुगना कर दिया, राइट। तो अब गाइज फॉर्मूला क्या बनेगा, log K2 ओवर K1 इक्वल टू EA 2.303 K T2 माइनस T1 T1 T2, ठीक है। फॉर्मूला रख दिया, अब देखो वैल्यूज को पुट कर दो। तो K2 की वैल्यू 2K, K1 की वैल्यू K, EA तो पता ही नहीं है, हमको निकालना है, और K की वैल्यू हमारी 8.314, राइट। अब देखो T2 T1 हमें पता है, हमने वैल्यूज को पुट कर दिया। क्लियर। अब देखो जरा गाइज, जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आप अगर EA को इधर ले आओ डायरेक्ट, या फिर एक काम और कर लो, यहाँ से K कट लो, तो log A और दिस ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो आगे और सिंप्लीफाई करोगे तो EA क्या आ जाएगा, log 2 2.303 8.314 और आपका टेम्परेचर हमारा डिवाइड किससे है, टेम्परेचर के डिफरेंस से, तो आपकी वैल्यू आ गई 52,897, यानी कि 52,897.7 जूल मोल इनवर्स, है ना, यानी कि 52.8 किलो जूल मोल इनवर्स आपकी E की वैल्यू आ गई।
क्लियर। तो ये था हमारा कैलकुलेट ई जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया। सिंपल आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सारे, नोटिस करना आप, जितना अच्छा फॉर्मूला को क्रैम कर लोगे उतना आपके लिए आसान है, बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 देखो जरा गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। हमको रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी दी है। कौन सी रिएक्शन की? जब आपका HI H2 और I2 बना रहा है तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है 209.5 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, कितने टेम्परेचर पे? टेम्परेचर दिया है 581 केल्विन। बोला है कैलकुलेट द रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी इक्वल टू द ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। हमको मॉलिक्यूल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है, रिएक्टेंट्स के जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है उनके इक्वल एनर्जी दी हुई है। किसके? ग्रेटर टू द एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल दी है। ठीक है ना। तो गाइज अब आपको क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है फ्रैक्शन ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स को। कैसे निकालोगे? सिंपल फॉर्मूला लगाओगे। कौन सा? x स्मॉल n ओवर कैपिटल N, है ना, और E जो आपका किसके बराबर हो जाएगा? E ओवर RT के, जो कि एंटी लॉग लिया हुआ है। अब देखो n ओवर कैपिटल N किसके बराबर होगा? E ओवर RT के, क्योंकि हम लोगों को क्लियर क्वेश्चन में लिखा हुआ था ये चीज। ठीक है ना। किसके है? एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है, तो हमने क्या कर दिया? एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल रख दिया। तो ln x आपके किसके बराबर हो जाएगा? E ओवर RT के। गाइज E आपका माइनस में ओवर आपकी जो वैल्यू है लॉन वाली उसे हमने लॉग में कन्वर्ट कर दिया जब मल्टीप्लाई किया 2.303 से। ठीक है, आपकी वैल्यू लॉग में कन्वर्ट हो गई, तो लॉग एक्स की वैल्यू क्या आ गई? हमने वैल्यूज को पुट कर दिया 209.5 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 581। जब मैंने कैलकुलेट किया तो आपकी वैल्यू आई 18.8323। ठीक है। अब गाइज इस -18.823 को हमने क्या किया? एंटी लॉग ले लिया, क्योंकि यहाँ से हमको लॉग का साइन हटाना था। तो x एंटी लॉग इसका लेना पड़ेगा -18.83 की। अब सवाल आता है कि एंटी लॉग आएगा कहाँ से? तो पेपर में इसकी वैल्यू दी जाएगी। एंटी लॉग की एक टेबल होती है, 2-4 नंबर के आप याद भी कर सकते हो, और चाहो तो जो आपको एग्जाम में दिया जाए वो वैल्यू आप पुट कर देना। अब जब आपने एंटी लॉग की वैल्यू पुट करी तो वो थी 1.471 इंटू 10 की पावर 19, और ये हमारा क्या आ गया? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया। तो गाइज ये था हमारा सही तरीका क्वेश्चन को निकालने का। एक बार 10 सेकेंड के लिए आप इस क्वेश्चन को देख लो, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? फॉर्म द रेट एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। कुछ आपको रिएक्शंस दिए हैं, अब इसका हमको रेट एक्सप्रेशन लिखना है। देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड डायमेंशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करनी है। ये 4 आपको रिएक्शन दिए हैं। कौन कौन सी? एक में आपका NO N2O और NO2 बना रहा है, जिसमें आपकी रेट दिया हुआ है K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na के स्क्वायर के बराबर। एक में आपका H2O2 I- और H+ से रिएक्शन करके वाटर और I3 आयन बना रहा है, और जो आपका रेट है वो आपका 2 पे डिपेंड कर रहा है, 2 रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, एक H2O2 और साथ में I- की कॉन्सेंट्रेशन पे। नेक्स्ट है CH3CHO यानी कि एल्डिहाइड, आपका रिएक्शन करके 2 प्रोडक्ट्स बना रहा है, कॉन्सेंट्रेशन आपका सिर्फ एक की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। देख पा रहे हो किसके? Y3/2 आपका इसका स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, राइट। नेक्स्ट देखो गाइज, नेक्स्ट क्या है? C2H5Cl जब आपका गैशियस स्टेट में रिएक्शन कर रहा है तो आपको C2H4 और HCl दे रहा है। क्या दे रहा है? C2H4 और HCl दे रहा है। यानी कि अगर रेट की बात करें तो रेट आपका सिंगल ऑर्डर पे डिपेंड कर रहा है, सिंगल रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि गाइज अगर सिंगल के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ? ये आपका सिंगल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गई, राइट। चलो अब आपको एक एक करके सबके बारे में मुझे बताना है।
तो पहली रिएक्शन थी जब 3NO आपका रिएक्ट करके N2O और NO बना रहा है और आपको रेट दिया हुआ है K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO के स्क्वायर के बराबर। अब देखो स्क्वायर लगा यानी कि ऑर्डर क्या हुआ इसका 2, निकाल लिया। अब बात आती है डायमेंशन ऑफ रिएक्शन की, कैसे निकालोगे, क्या होगा डायमेंशन ऑफ रिएक्शन। तो गाइस जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपकी मतलब पर रेट डिपेंड करेगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो रेट ओवर NO2। तो अब आपने डायमेंशन निकालनी है, तो रेट की यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और NO2 की कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोल लीटर इनवर्स या फिर मोल पर लीटर का स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर, क्लियर ना। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट देखो, जब आपका H2O2 आयन से रिएक्शन कर रहा है 2H+ की प्रेजेंस में, तो आपके वाटर और I3 आयन बन रहा है। रेट क्या है इसका, रेट है KH2O2 और I-, है ना। किस पर डिपेंड कर रहा है इसका रेट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I- पर डिपेंड कर रहा है। तो गाइज ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर हो गया 2, क्योंकि आपके 2 पर डिपेंड कर रहा है, इसकी रेट 2 के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, तो ऑर्डर तो हो गया 2। अब डायमेंशन की बात कर लेते हैं, तो रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, है ना, रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन और सब्स्टिट्यूटिंग रिएक्टेंट्स लिख दिया, तो मोल पर लीटर का स्क्वायर कट पिट गए और आपका क्या बना, मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कट गया, तो लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स बन गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है CH3CHO CH4 प्लस CO। अब ये आपके रेट क्या आ रहा है इसका, कि आपकी एक यूनिट पर डिपेंड कर रहा है, किस पर, सिर्फ आपके एल्डिहाइड की पावर 3/2 पर। तो गाइज ऑर्डर आ गया आपका 3/2, राइट। बट डायमेंशन की अगर बात करें तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, फिर से आपने इसकी कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड कर देना है, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स तो रेट का यूनिट हो गया, और मोल पर लीटर 1/2 कर दिया। तो गाइज अब देखो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कट गया, तो लीटर हाफ मोल मोल लीटर पर लीटर या फिर अंडर रूट लीटर पर मोल, ठीक है, और सेकेंड इनवर्स, इस तरीके से आप इसे बोल सकते हो, बहुत आसान पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, जब आपके एथिल क्लोराइड रिएक्शन कर रहा है तो आपको 2 प्रोडक्ट दे रहा है, मतलब रेट आपका किस पर डिपेंड कर रहा है, सिंगल रिएक्टेंट पर। तो गाइज आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 1, है ना। और डायमेंशन की बात करें तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स से मोल लीटर इनवर्स कट गया, यानी कि सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, टेक योर टाइम, 10th क्वेश्चन पढ़ो जरा और इसे समझने की कोशिश करो। द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज 0। जो आपके प्लेटिनम सरफेस है उस पर जो NH3 का डिकम्पोजिशन है वो 0 है, किस पर, आपके 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। अब देखो व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, तो आपके जो N2 का प्रोडक्शन हो रहा है उसका रेट क्या होगा और जो H2 का प्रोडक्शन हो रहा है उसका रेट क्या होगा। अगर गाइज आपके लिए डेल्टा आर की वैल्यू 2.5 × 10⁻⁻⁴ मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स दी हुई है, तो आप 10 सेकेंड का टाइम लो, उसे ट्राई करो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या होगा इसका सही जवाब। टेक योर टाइम, कुछ वैल्यूज दी हैं और कुछ आपको एक वैल्यू निकालनी है। गाइज जब इस क्वेश्चन को आप करोगे तो बस एज यूजुअल जनरल आपने 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लेना है उसे और बस कर देना है। देखो NH3 आपका क्या बना रहा है, हाफ N2 और 3/2 H2 बना रहा है, यानी कि इसका रेट किस पर डिपेंड करेगा, आपके रिएक्टेंट की D पर, यानी D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 ओवर dt जो कि माइनस में होगा, और पॉजिटिव में 2D N2 ओवर dt, और थर्ड 2/3 DH2 ओवर dt। सही बात है। अब देखो फॉर 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, मान लो K है ना, तो K आपका किसके बराबर होगा, इन तीनों के बराबर होगा, यानी कि गाइज ऑलरेडी हमको K की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी भी है जो कि इतनी है 2.5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स दी हुई है। तो गाइज अगर मैं इससे डायरेक्ट आपकी वैल्यू एक एक करके निकालूं तो क्या आ जाएगी, ये वैल्यूज आपकी इस K के इक्वल आ जाएगी,
यानी कि H2 आपका किसके बराबर होगा, D H2 ओवर dt के, यानी कि 3k/2। तो आपने k की वैल्यू तो पता है, बस उसको रख दिया और डिवाइड कर दिया, तो आपके H की वैल्यू क्या आ गई, 3.75 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है, चलो उसे पढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। द डिकम्पोजिशन ऑफ डाई इथाइल ईथर, आपका डिकम्पोजिशन हो रहा है डाई इथाइल ईथर का टू द फॉर्मेशन ऑफ CH4 H2 और CO, और आपका फॉर्मेशन किसका हो रहा है, CH4 H2 और O2 का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आपको बताना है कि इस रिएक्शन में जो आपका रेट है वो क्या है, वो आपके कीटोन का 3/2 है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कीटोन का 3/2 है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज फॉलोड बाय इंक्रीज इन प्रेशर इन क्लोज वेसल, जब क्लोज वेसल में आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो, ठीक है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को फॉलो करता है। सो द रेट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, किसमें, पार्शियल प्रेशर के टर्म में आप डाई मिथाइल ईथर का आप एक्सप्रेशन कर सकते हो। दैट मीन जो आपका रेट है वो क्या है, वो आपका CH3CO CH3 यानी कीटोन के 3/2 के बराबर है, जो कि ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। क्लियर। इफ द प्रेशर इज measured in bar and time is measured in minute, अगर आपका प्रेशर बार में और आपका टाइम मिनट में कन्वर्ट है, दिया हुआ है, तो गाइज आपको यूनिट बतानी है किसकी, रेट की और रेट कांस्टेंट की। चलो गाइज कितना सिंपल सा है, देखो इतना बड़ा सा क्वेश्चन, छोटा सा आंसर। एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेट लॉ ऑफ इक्वेशन किसके द्वारा दी जाती है प्रेशर के टर्म्स में, वो आपकी दी जाती है रेट ओवर CO CH3, है ना, किसके टर्म में, प्रेशर के टर्म में। तो गाइज अब प्रेशर के टर्म में आपने CH3CO CH3 यानी कीटोन का आपने रिएक्टेंट दे दिया, अब आपको सिर्फ इसकी यूनिट निकालनी है, तो बस बार मिनट इनवर्स ओवर बार की पावर 3/2, क्योंकि प्रेशर के टर्म में ऊपर जाके हो जाएगा बार की पावर 1/2 एंड मिनट इनवर्स। क्लियर, ठीक है जी, इतनी सी बात थी, सिंपल सा बात कि आपने रेट कांस्टेंट को या फिर आपका जो रेट लॉ था उसको प्रेशर के टर्म में रिकॉग्नाइज कर दिया। ठीक है जी, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, अ रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर, जो आपके रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर है विद रेस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट। ऑफ कोर्स हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल एंड रिड्यूस टू हाफ। हमको दो कंडीशन में बताना है, एक पहली कंडीशन में जब ये डबल होगा तब, और दूसरे तब जब ये आपके रिड्यूस होकर आधा रह जाएगा तब। तो गाइज सेकेंड ऑर्डर है, इसका मतलब रेट किसके बराबर होगा, रेट आपका KA के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यस, KA के स्क्वायर के बराबर होगा, वैल्यू पुट करनी है। तो गाइज आपका ये क्या है, ये डबल, पहली कंडीशन में डबल दिखाया गया, यानी कि हम 2A कर देते हैं इसको। क्या करेंगे, 2A। तो बस इफ A इज इक्वल टू 2A, तो वैल्यू पुट कर दो, 4K स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है वो 4 गुना हो जाएगा। क्या होगा, 4 गुना होगा। अब गाइज अगर आधा है तो हमने क्या किया, A की वैल्यू को हाफ कर दिया, यानी कि KA/2 का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 1/4 KA स्क्वायर, यानी कि 1/4 आ जाएगी। क्लियर, 1/4 टाइम्स क्या आ जाएगी, 1/4 टाइम्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट पे, किसी रिएक्शन की रेट कांस्टेंट पे हमारे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। हाउ कैन द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन द रेट कांस्टेंट बी प्रेजेंटेड क्वांटिटेटिवली। हम कैसे क्वांटिटेटिवली किसी भी टेम्परेचर के डिपेंडेंसी को, टेम्परेचर के इफेक्ट को किसी रिएक्शन पर कैसे शो करेंगे। तो गाइज इसके लिए देखो, द रेट कांस्टेंट के फॉर अ रिएक्शन इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, जो आपका रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, बिकम नियरली डबल विद अबाउट 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। और ये डबल हो जाता है अगर आपके टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर से 10 डिग्री आपका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए। द इफेक्ट इज एक्सप्रेस विद आर्हीनियस इक्वेशन। तो हम इस इफेक्ट को आर्हीनियस इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या है, log K2 over K1 is equal to EA over 2.303 R
1/T1 माइनस 1/T2, यानी कि वैल्यूज को अगर आप पुट करोगे तो गाइज एक्टिवेशन एनर्जी तो जीरो है, तो यानी कि आपकी टोटल के की वैल्यू, लॉग के की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो यस, अगर हम इसका एंटी लॉग लें तो क्या हो जाएगा, K2/K1 बराबर एंटी लॉग जीरो, और एंटी लॉग जीरो आपके 1 के बराबर होता है, यानी कि K2 आपके K1 के बराबर होगा। इसका मतलब जो आपकी K की यानी कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.6 × 10⁶ सेकेंड इनवर्स। क्लियर? और ये आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमको हाफ लाइफ निकालनी है। अब आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है 200 सेकेंड इनवर्स। क्या दिया है, 200 सेकेंड इनवर्स, 2 मिनट इनवर्स और 4 ईयर इनवर्स। ये आपको 3 वैल्यूज दिए, इनके लिए आपको वैल्यूज निकालनी है। तो गाइज एज यूजुअल हमको पता है कि इसकी फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है T12 = 0.693/K। बस इस वैल्यू को पुट करते जाओ उसमें। तो आपने रखना शुरू किया, 0.693/200 कैलकुलेट करने पर वैल्यू आई 3.46 × 10⁻³ सेकेंड। क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, सेकेंड में क्या था, सेकेंड में था 2 मिनट इनवर्स, तो बस आपने 2 मिनट इनवर्स रख दिया। तो 0.693/2 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 0.346 मिनट। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, हमने इस पॉइंट को इधर बढ़ा दिया, यानी कि 3.46 × 10⁻⁻1 मिनट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 4 ईयर इनवर्स। तो गाइज T12 = 0.693/4 ईयर इनवर्स। तो 4 ईयर्स इनवर्स का हो जाएगा 0.173 ईयर, यानी कि 1.73 × 10⁻⁻1 ईयर। क्लियर? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्टिव डिके इज 4C is 14C. Decay of 14C is 5730 year, right? And archaeological artifact containing wood had only 80% of carbon-14 found in living tree. ठीक है, एस्टिमेट द एज ऑफ सैंपल। हमको बोला गया है कि साइंटिस्ट ने भाई आपका जो कार्बन सी की क्वांटिटी है वो 80% निकाली है, और जो उसका डिके है 14C का वो 1730 ईयर है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है हाफ लाइफ। ठीक है, तो आप क्या वैल्यू रखोगे, डिके कांस्टेंट के के लिए आपने फॉर्मूला लगाया 0.693/T12, वैल्यूज को पुट किया, ईयर आपको लगा दी है, कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, डिके कांस्टेंट निकालना है, एस्टिमेट द एज ऑफ सैंपल, राइट? तो डिके कांस्टेंट निकालना है, वैल्यूज को पुट कर दिया। ठीक है, आ गया। अब देखो T = हमें पता है क्या आपका फॉर्मूला होता है, 2.303 K log A0/A, है ना, यही तो होता है। तो बस वैल्यू को पुट कर दिया, के की वैल्यू यहाँ लगा दी, लॉग यहाँ लगा दिया। अब यहाँ से लॉग की वैल्यू निकाली 0.0969, और ये वैल्यू के लिए आप परेशान मत होना, ये आपको पेपर में ऑलरेडी दी जाती है। ठीक है, कैलकुलेट करोगे तो आपका सिंपल आंसर आ जाएगा 1845 ईयर। और ये आपका क्या है, ये आपकी एस्टिमेटेड एज है जो कि आपकी इस कार्बन 14 को 80% डिके करती है। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 16 कह रहा है द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स। जो आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसका जो रेट है वो 60 सेकेंड है। अब आपको ये बताना है कि हाउ विल टू रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब आपको कॉन्सेंट्रेशन को R2 - R1 करोगे ना, क्योंकि आपकी इनिशियल टू फाइनल जाता है, ठीक है ना, I to F जाता है, राइट? तो बस I to F करोगे तो जो आपकी वैल्यू है वो आपकी 1/16 है। क्या है, 1/16 है। तो गाइस क्या क्या दिया है, K की वैल्यू दी है, K आपका दिया हुआ है 60 S इनवर्स, यानी 60 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, R0 आपको दिया हुआ है, कितना, R0 मतलब नॉर्मल वैल्यू, और जो आपकी R है वो क्या है, वो आपकी R0 की 16 है। क्या है, R0 की 16 है। आपको T निकालना है, तो बस यूज कौन सा फॉर्मूला करना है, T = 2.303/K log R0/R। बस R0/R की वैल्यू log 16 कर दी। अब इसकी वैल्यू आपने क्या निकाली, सॉल्व कर लिया,
जब इसके लॉग में वैल्यू रखी तो आपका कैलकुलेशन करने पर वैल्यू आएगी 4.62 इंटू 10 की पावर 2 सेकेंड। अब देखो अल्टरनेटिवली आपको सब्सटेंस का अमाउंट भी निकालना है, तो गाइज क्या होगा, n हाफ लिव्स यानी r की वैल्यू r0/2, तो r0 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, r0/4 राइट। तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। क्लियर। अब देखो n = 4 था जो कि हमने यहाँ पर लगाया है ना 2 की पावर n की जगह पे, तो 16 हो गया। अब देखो t = n t हाफ होता है, तो बस हमने क्या किया, n t हाफ की वैल्यू लगा दी, n की वैल्यू 4, कैलकुलेट करने पर t की वैल्यू आ गई 0.0462 सेकेंड। और ये आपकी इसकी डिके टाइम हो गया, या फिर कह सकते हो इस पर्टिकुलर टाइम में आपका जो भी सब्सटेंस है वो हाफ डिके हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा टॉपिक जिसमें कि हम लोगों ने एनसीईआरटी के केमिकल काइनेटिक के सभी क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व किया। चलिए प्यारे बच्चे, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।